हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न लव स्टोरी में। आप सुन रहे हैं मुस्कान शुक्ला द्वारा लिखी हुई कहानी डेविल मिस्टर की डेविल मिस्ट्रेस। चलिए अगले भाग को सुनते हैं। पिछले भाग में हमने सुना जैक और कुणाल दोनों आदमी होते हुए भी शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज, और अब उनकी पार्टी की तैयारी चल रही होती है। अब आगे नीचे पार्टी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। वो नीचे आया और उसने चारों तरफ देखा। वहाँ पर उन लोगों के अलावा कोई और नज़र नहीं आ रहा था। अभ्युदय को अकेले आता देख वीर ने पूछा, तेरी औलाद कहाँ है? अभी तो हमने उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों, तूने उसके लिए भी पार्टी अरेंज की है क्या? वीर, नहीं यार, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। खैर, तेरी आवाज़ से पता लग गया कि वो यहाँ नहीं है। चल कोई ना, पार्टी शुरू करते हैं। आयशा ने तपाक से पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या केवल हम लोग पार्टी ही करेंगे? आपने किसी और को इनवाइट नहीं किया? वीर, करना तो चाहता था, मगर फिर बीते दिनों की सिचुएशन के बारे में याद आते ही मैंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। इसलिए केवल हम सब लोग और कुछ मेहमान राणा पैलेस से आने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। उसका इतना बोला था कि अभ्युदय की गहरी मगर ठंडी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। राणा पहले से किसे बुलाया है तुमने? उसकी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए तो वो खामोश रह गया, मगर अगले ही पल पलटते हुए बोला, शुभम, हर्षित और रुचिका, बस इन तीनों को बुलाया है। और हो सकता है तुम्हारे घर वाले उनके साथ उनके पर्सनल बॉडीगार्ड को भेज दें। कोई कुछ और बोलता कि गाड़ियों की आवाज़ सभी के कानों में पड़ी और सबका ध्यान दरवाजे की तरफ केंद्रित हो गया। और कुछ ही लम्हों बाद दरवाजे से शुभम, हर्षित और रुचिका अपने अपने बॉडीगार्ड के साथ घर में दाखिल हुए। उन तीनों को देखकर अभ्युदय थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसका चेहरा अभी भी गंभीर था। तीनों भाई बहन के सामने खड़े अभ्युदय और बाकी सभी लोगों को देखा, फिर अपने बॉडीगार्ड को एक तरफ खड़े होने का इशारा कर धीमे कदमों से उन लोगों की तरफ बढ़ने लगे। वीर ने उन तीनों के डरे सहमे चेहरे को देखा, फिर घूर कर अभ्युदय पर नजर डाली। उसके बाद उन तीनों की तरफ बढ़ गया। कुछ कदम के फासलों पर आकर रुकते हुए उसने दोनों भाइयों से कहा, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई साहब की शक्ल ही डरावनी है। उसकी बात सुनकर आयशा, अभिलाष, जय, कुणाल तीनों के होठों पर स्माइल आ गई थी, जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से संभाला था। वहीं अभ्या आंखें बड़ी बड़ी कर वीर को देखे जा रही थी। दोनों भाइयों ने एक बार वीर को देखा, फिर अपने भाई की ओर देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वीर ने बेहद ही प्यार से रुचिका के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, रुचि मेरी जान, एटलीस्ट तुम तो मत डरो, तुमको पता है वो कैसा है। रुचिका बस हल्के से मुस्कुरा दी और उसका हाथ अपने गाल से हटाते हुए उसके पास खड़ी हो गई। वीर ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसके सर को चूम लिया। अभ्युदय और उसके लोगों के अलावा बाकी सब के लिए किसी झटके से कम नहीं था। आयशा खुद को रोक नहीं पाई और उसने आहिर के कंधे पर मारते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? उसने उसका हाथ झटका और सामने की ओर देखते हुए कहा, इंसानी भाषा में इसे प्यार जताना कहते हैं, पर तुम तो जानवर हो, इसलिए नहीं पता कि तुम्हें किस तरह से समझाया जाए। आयशा ने चिढ़कर उसकी ओर देखा, फिर आगे बढ़ते हुए वीर से पूछा, क्या तुम रिलेशनशिप में हैं सर? वीर ने पलटकर उसकी ओर देखा, फिर उन लोगों की ओर देखा। उसके बाद उसने रुचिका को उनकी तरफ किया और उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, नहीं आशा, हम दोनों मैरिड कपल हैं। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। शी इज़ माई वाइफ, मिसेज रुचिका वीर सिंह रणावत। माहिर, आहिर, अभ्या, आयशा ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, सीरियसली? उनके रिएक्शन देखकर वीर और रुचिका मुस्कुरा दिए और एक साथ सहमति में सर हिला दिया। अभ्या को अभी भी विश्वास नहीं और उसने अभ्युदय की ओर देखते हुए पूछा, मिस्टर राणा, क्या वीर सच बोल रहा है? अभ्युदय, हाँ, ये दोनों शादीशुदा हैं और इनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं, मगर बुआ सास शुभम और हर्षित के अलावा घर में किसी और को इस बारे में नहीं पता। इनकी शादी अभी तक सीक्रेट है। वीर, सारी बातें होती रहेंगे, पहले चलकर बैठते हैं, फिर आराम से बातें करेंगे। उसकी बात को मानकर सभी लोग सोफे पर पसर गए। रानी ने सबके लिए ड्रिंक और स्नैक्स का इंतजाम किया
और उसके बाद दोबारा किचन की तरफ चली गई। आयशा, पर आप दोनों की शादी सीक्रेट क्यों? कोई इसके बारे में क्यों नहीं जानता है? वीर ने गंभीरता से कहा। हम दोनों काफ़ी टाइम से एक दूसरे को पसंद करते थे, पर हम जानते थे कि राणा फैमिली हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। किंग को जब इस बारे में पता लगा तब उसने रुचिका की मॉम से बात की, यानी कि बुआ सा। उसके बाद सारी बातें क्लियर करते हुए उन्होंने हमें शादी करने की परमिशन दे दी। कुछ कारण हैं जिनकी वजह से अभी तक हमने इनके परिवार को नहीं बताया, लेकिन जल्दी ये बात उनके सामने क्लियर की जाएगी। तब तक के लिए हम दोनों ऐसे ही रहेंगे। आयशा, पर मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। मतलब हम लोग इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं और किसी को भी इस बारे में अंदाज़ा तक नहीं हुआ। आपने काफ़ी अच्छे से सब कुछ छुपा रखा था। वीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब ऐसा भी कुछ भी नहीं, कभी मौका नहीं मिला। अब तो तुम लोग मिल लिए ना, पार्टी एंजॉय करते हैं। सभी ने उसकी बात पर सहमति जताई। फिर एकदम से अभ्युदय को कुछ याद आया और उसने शुभम और हर्षित की ओर देखते हुए गंभीरता से पूछा, घर पर तुम लोगों ने क्या कहा? दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर रुचिका की ओर इशारा करते हुए कहा, हमने रुचिका को दादाजी से बात करने को कहा था और इसने उनसे साफ साफ यहाँ आने की परमिशन मांग ली थी। फिर हमने बड़े पापा को भी बता दिया था। अभ्युदय, ठीक है, पर यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वहाँ जाकर कुछ भी मत कहना। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद पार्टी का सिलसिला शुरू हुआ। अभिलाष ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और वहीं पर उन लोगों ने म्यूजिक की धुन पर थिरकना शुरू कर दिया। सभी लोगों ने सैपियन का घूंट लेते हुए दोनों न्यू मैरिड कपल्स को कंग्रेचुलेट किया और उसके बाद डांस का सिलसिला शुरू हुआ। सभी लोग पूरी तरह से पार्टी एंजॉय कर रहे थे। रुचिका ने अभय को भी अपने साथ खींच लिया था और इस वक्त वह आयशा, यारा और रुचिका के बीच में उनके साथ देते हुए म्यूजिक की धुन पर थिरक रही थी। अभ्युदय के अलावा बाकी सब एक दूसरे में व्यस्त थे। वही उसकी नज़र अभ्या पर टिकी हुई थी। वह अपनी गहरी ग्रे आंखों से उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, मगर उसकी आंखों में कुछ तो था जो बहुत अजीब था, जो बहुत गहरा था। उसने एक ही बार में वाइन की गिलास को खाली करते हुए टेबल पर रखा और एक ही झटके में बोतल को अपने मुंह से लगा लिया। उसका ध्यान अभी भी सामने सभी से बेखबर अभ्या पर टिका हुआ था। तभी गाना एकदम से चेंज हुआ और फ्लोर खाली हो गया। स्टेज के बीचों बीच वीर रुचिका का हाथ थामे खड़ा था और बेहद प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए गाने के बोल में उसके साथ खो गया। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज़्यादा हद से पार हो गया। इस कदर तुमसे हमको प्यार हो गया, हद से ज़्यादा हद से पार हो गया। लेकिन उन दोनों के अलावा कोई और भी था जो पूरी तरह से उस गाने के बोल में खोकर अभ्या को देख रहा था। उसकी आंखें गहरी और गहरी होती चली गई, धड़कन सामान्य से तेज हो गई। उसकी पकड़ बोतल पर कस गई और निगाहें उस मासूम खूबसूरत चेहरे पर ठहरने के लिए मजबूर हो गई। किसी का नजरों का एहसास खुद पर महसूस कर उसने सिर उठाकर सामने की ओर देखा और अगले ही लम्हा दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। दोनों की आंखों में एक साथ कई सारे जज्बात तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। धड़कनों की रफ्तार सामान्य से तेज होगी और बिना पलक झपकाए एक दूसरे को ही देख रहे थे। दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखते हुए जब वीर और रुचिका की नज़र उन दोनों पर गई तो वे दोनों की होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वीर ने रुचिका की ओर देखते हुए कहा, चलो तुम्हारे भाई साहब को नचाते हैं। वैसे भी बहुत कम मौका मिलता है जब हमें उसे इस तरह से ट्रिगर करने का शुभ अवसर प्राप्त हो। रुचिका ने भी उसकी बात पर सहमति जताई और दोनों उनकी ओर बढ़ गई। अभया का हाथ थाम कर रुचिका उसे सभी के बीच लाकर खड़ा कर दी। वीर अभ्युदय के पास गया और उसके हाथ से बोतल को टेबल पर रखा और उसका हाथ थाम कर खड़ा कर दिया। अभ्युदय का ध्यान उससे पर से हटकर वीर की तरफ आया और उसने नशे में से गंभीर भारी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ? अभ्युदय की खास बात थी, उसे चाहे कितनी भी ड्रिंक की हो न की हो, उस पर इसका कोई भी असर नहीं होता था और वीर के अलावा कोई भी इस बारे में नहीं जानता था। वीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए सबके बीच लाते हुए कहा, तुझे मेरी कसम, तू मना नहीं करेगा और अभी भाभी के साथ मिलकर कपल डांस करेगा।
अभय की नज़र एकदम से अभ्युदय पर चली गई, लेकिन अभ्युदय एकदम शांत था। वो बस वीर को देख रहा था। वीर ने जानबूझकर उसे कसम दी थी, क्योंकि वो जानता था कि अभ्युदय उसकी कसम नहीं तोड़ेगा। वो उसकी इच्छा पूरी करेगा। अगर उसके बस में हुआ तो चाहे कुछ भी हो जाए। उसने हाँ में सर हिला दिया और आगे बढ़ा। वहीं उसे अपनी तरफ आता देख अभय की धड़कन शोर करने लगी थी। एक पल के लिए वो हैरानी से उसे देख रही थी। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभ्युदय कभी उसके साथ डांस करेगा। उसके जैसी पर्सनालिटी वाले इंसान के लिए ये सब चीज़ थोड़ी मुश्किल थी। अपने ख्यालों में गुम वो उसी को देख रही थी, जब उसने एकदम से उसका हाथ थामा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। बाकी सभी लोग पीछे चले गए। वीर और आयशा जोर जोर से उनका नाम लेकर चिल्लाने लगे। बाकी सभी भी बड़ी मुस्कान के साथ उन्हें देख रहे थे। अभ्युदय द्वारा खींचे जाने पर अभय का हाथ एकदम से उसके सीने पर चला गया और नज़र उसकी आंखों से जा मिली। अभ्युदय ने अपना एक हाथ उसकी कमर में लाते हुए कहा, उसे खुद के करीब किया और उस पर पकड़ करते हुए हल्की हल्की मूव करना स्टार्ट कर दिया। मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है। अभय आंखें बड़ी बड़ी करके अभ्युदय की हर मूव देख रही थी। अभ्युदय किसी प्रोफेशनल डांसर की तरह उसे अपने इशारों पर नचा रहा था। वीर के अलावा बाकी सबके लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। वहीं वीर बड़ी सी मुस्कान के साथ उन दोनों को देख रहा था। अभ्युदय ने उसे झटके के साथ खुद से अलग किया, फिर घूमते हुए उसे अपने करीब कर पीछे से बाहों में भरकर उसके कंधे पर अपना चेहरा दिखाते हुए हल्के से होठों को छू लिया। अभय की पकड़ अपने पेट पर जमे अभ्युदय के हाथों पर मजबूत हो गई और आंखें बंद हो गई। अभ्युदय काफ़ी परफेक्टली उसके साथ परफॉर्म कर रहा था। आखिरी मूव लेते हुए उसने एक झटके के साथ उसकी कमर को थाम कर ऊंचा उठा दिया। खुद को संभालने के लिए उसने अभ्युदय के कंधे पर अपनी हथेलियों का जमाया और सर ऊपर कर लिया। अभ्युदय ने ऊपर की ओर देखते हुए उसे रोल घुमा दिया। गाना खत्म होने के साथ ही लिविंग एरिया में गहरा सन्नाटा छा चुका था। सभी अविश्वास के साथ अभ्युदय की ओर देख रहे थे। अभय का हाल भी उन लोगों से अलग नहीं था। इस पूरे परफॉर्मेंस में उसने कुछ नहीं किया था। वो बस उसके इशारे पर घूमती जा रही थी। सन्नाटे को तोड़ते हुए वीर ने जोरदार ताली बजाई और अभ्युदय की तरफ बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। ऐसा से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक साथ 2-3 सीटियां मारते हुए अभय को गले लगा लिया। अभ्युदय ने उसे खुद से अलग किया और दोबारा से उसे अपने सदाबहार एक्सप्रेशन के साथ सोफे पर बैठ गया। कुछ देर तक उन लोगों ने यूं ही एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए सेलिब्रेशन का मज़ा उठाया। फिर डिनर के लिए डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। बातों के सिलसिले के बीच उन्होंने अपना डिनर ख़त्म किया और फिर वीर ने रुचिका से कहा, मिसेज रनावत, क्या आप आज का वक्त अपने इकलौती पति के साथ गुजारना पसंद करेंगी? सभी की नज़र रुचिका पर चली गई और उसने अभ्युदय की ओर देखा। उसने प्लेट को सरकाते हुए जवाब दिया, अगर तुम रुकना चाहती हो तो मैं घर पर बात कर लूँगा। रुचिका मुस्कुराई और बिना कुछ कहे वीर के गले लग गई। वीर उसे लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया और बाकी सब भी अपने रूम की तरफ चले गए। कुणाल और जैक के रूप में ही शिफ्ट हो चुके थे। अभय अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी जब एकदम से अभ्युदय ने उसका हाथ थाम कर रोक लिया। उसने पलटकर उसे देखा। वो नशे से भरी आंखों से उसी की ओर देख रहा था। एक पल के लिए दोनों की नज़र उलझी और धड़कन सामान्य से तेज हो गई। उसने उसकी आंखों में देखा और एक झटके में उसे अपनी तरफ खींचते हुए हमेशा की तरह उसके होठों पर झुकने लगा। उसके इरादे को समझकर उसने भी उसके कंधों पर अपनी पकड़ को मजबूत किया और आंखें बंद करते हुए उसका साथ देने लगी। वाइन का टेस्ट तो उसे उसके होठों पर साफ महसूस हो रहा था, लेकिन इस वक्त वो पूरी तरह उसके एहसास में खो चुकी थी। कुछ समय बाद उसने उसे खुद से अलग किया और उसके माथे को चूमते हुए गाल को थपथपाते हुए कहा, मुझे कुछ काम है, कुछ देर में वापस आऊँगा, तब तक कमरे में आराम कीजिएगा। यारा की फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। उसने एक बार अपने सारे सामान को चेक किया, फिर कमरे से बाहर आई। सभी लोगों से मिलने के बाद उसने अभ्युदय के कमरे की तरफ देखा और उसकी बात को समझते हुए अभय ने कहा, वो कहीं बाहर गए हैं, मेंशन में नहीं है। यारा थोड़ी निराश हुई, मगर फिर हाँ में सर हिलाती हुई एक आखिरी बार सबसे मिलकर मेंशन से बाहर चली गई। अविनाश उसे छोड़ने बाहर तक आया। उसने उसे खींचा और अपने गले लगाते हुए कहा,
इंतज़ार करूँगा, काम ख़त्म होते ही सिंगल पीस में हमारे पास वापस आओगी। थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी आओगी तो भी चलेगा, लेकिन वापस जरूर आना। यारा मुस्कुरा दी, गाड़ी की तरफ चली गई। उसने पलटकर एक बार फिर मेंशन की तरफ देखा। उसके बाद गाड़ियों का काफिला एयरपोर्ट के लिए निकल गया। गाड़ी में बैठने के साथ ही उसके फ़ोन पर एक मैसेज पॉप हुआ, अपना ध्यान रखना और पनिशमेंट पूरी कर जल्दी से वापस आना। मुझे और मेरी पूरी टीम का तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। बेस्ट ऑफ लक। यारा ने सर को हिला दिया और एक गहरी सांस भरकर खुद से कहा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा किंग। आपकी पनिशमेंट पूरी होगी और एक बार फिर आपको मुझ पर गर्व होगा। इस बार भी आपका भरोसा नहीं टूटेगा। मैं जल्दी वापस आऊँगी। अभ्युदय वहाँ से निकलकर सीधा डेनियल के ठिकाने पर गया। डेनियल वहीं झरने के पास उसका इंतजार कर रहा था। अभ्युदय के कदमों की आहट को महसूस कर उसने पलट कर देखा और उसे देखते ही उसकी तरफ दौड़ गया। उसे अपनी तरफ दौड़ता हुआ जाता देख अभ्युदय अपनी जगह पर रुक गया और वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों की आंखें मिली और अगले ही पल वो पलट कर एक और चलने लगा। अभ्युदय उसके पीछे था। कुछ ही समय में दोनों जंगल के घने एरिया में एक बेसमेंट के बाहर आ खड़े हुए। डेनियल ने अंदर की ओर इशारा किया और जोरदार आवाज में चिल्लाया। कुछ समय बाद कदमों की आहट सुनाई दी और अंधेरे में नीली आंखें चमकने लगी। धीरे धीरे वो साया अंधेरे से निकलता हुआ बाहर की तरफ आया और चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ी। सामने लिसा थी, फीमेल टाइगर। उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था और उसके पंजे में भी खून के निशान थे। उसकी हालत देखकर अभ्युदय ने अपने बगल में खड़े डेनियल के सर को थपथपाते हुए कहा, मैंने तुम्हें उसे जिंदा रखने के लिए कहा था और तुमने उसे लिसा का डिनर बना दिया। वेरी बैड। डेनियल ने सिर झुकाकर उसकी तरफ देखा और आंखों में दुनिया जहाँ की मासूमियत लिए टुकुर टुकुर उसे देखने लगा। अभ्युदय की नज़र मिली और उसने उसके सिर पर उंगली से टैप करते हुए कहा, आई नो, पर तुमने गलत बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी। तुम जानते हो ना उसे इंसानी खून कितना पसंद है। अब न जाने उसने उसे बोलने लायक छोड़ा होगा भी या नहीं। लिसा अब तक वहाँ पहुँच गई। अभ्युदय की बातें सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसके सामने बैठते हुए सर को झुका ली। डेनियल और अभ्युदय का ध्यान उसकी तरफ गया। तब अभ्युदय ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, तुमने कुछ गलत नहीं किया, वो इसी लायक था। खैर मैं अंदर जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग अपना कार्यक्रम निपटा लो। इतना कहकर वह बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना फ़ोन बाहर निकाला और फ्लैश लाइट ऑन कर दी। डेनियल ने एक बार मुड़कर अभ्युदय की तरफ देखा, फिर लिसा को लेकर झरने की तरफ चला गया। अंदर बेसमेंट में खून की बदबू फैली हुई थी। पूरा माहौल काफ़ी ठंडा और भयानक था। हर तरफ जंगली जानवरों की आवाज़ और खून की ताज़ी महक पूरी हवा में थी। बीच बीच में किसी के दर्द से तड़पने की आवाज़ भी साफ सुनी जा सकती थी। अभ्युदय जैसे जैसे अंदर बढ़ रहा था, बेसमेंट की लाइट जलती जा रही थी। पूरे दीवार पर खून के छींटे तो कहीं पर इंसानी कंकाल पड़े थे। चलते चलते अभ्युदय कमरे के आखिर में पहुंचा और उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जिसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। उसका पूरा शरीर खून से भीगा हुआ था। उसके हाथ की मांस निकलकर एक ओर फेंका जा चुका था। उसकी अंगुलियों की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। पैर के पास घुटने के नीचे का पूरा एरिया जख्मी था और मांस के लथेड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। व्यक्ति का चेहरा दाएं ओर से पूरी तरह से नोचकर जख्मी कर दिया गया। गर्दन के एक हिस्से का मांस निकाला जा चुका था जो एक सिरे से गर्दन से जुड़ा हुआ था। उसकी हालत देख अभ्युदय ने खुद से कहा, इससे बेहतर होता लिसा तुमने इसे खाकर इसकी हड्डियों को यूं ही छोड़ दिया होता। अब मैं इस मांस के लथेड़े से क्या सवाल जवाब करूं? कुछ पल तक वो यूं ही उसे व्यक्ति को देखता रहा। कल सुबह अभ्युदय ने अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड से कहकर इसका पता लगाया था। अभ्युदय के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि उसकी टीम के अलावा ऋषभ नाम का उसका एक पर्सनल बॉडीगार्ड है जो हर पल एक साइन की तरह उसके साथ रहता, मगर आज तक किसी ने भी उसे नहीं देखा। अभ्युदय ऋषभ के द्वारा अपने उन कामों को अंजाम देता जिसे वह खुले तौर पर नहीं कर पाता। ऋषभ ने ही उसे व्यक्ति को यहाँ पर बंदी बनाया था। वो व्यक्ति कोई और नहीं, ग्रीस में हुए हमले का लीडर था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर इसके चमचे को पकड़कर उसकी पूरी खातिरदारी की थी, मगर उनके लीडर का कोई अता पता नहीं चला था। ऋषभ ने इस व्यक्ति को पकड़ा था और इससे सारी इन्फॉर्मेशन उगलवाते हुए
इसे अभ्युदय की खातिरदारी के लिए बेसमेंट में बंद कर दिया था। अभ्युदय इस व्यक्ति की तरफ से पूरी तरह निश्चित था, क्योंकि जो भी जानकारी उसे हासिल करनी थी ऋषभ पहले ही सब कुछ जान चुका था। इसलिए उसने डेनियल को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी। लेकिन फिर भी कुछ सवाल थे जिसके जवाब उसे चाहिए थे। खैर, अब यह व्यक्ति उसके किसी काम का नहीं था। उसने एक आखिरी बार उसकी तरफ देखा, फिर वहाँ से चला गया। जाते जाते उसने हाथ का इशारा किया और इसी के साथ उसे अंधेरे कमरे में शांति से बैठे जंगली जानवर हरकत में आए और एक साथ उस व्यक्ति पर हमला बोल दिया। इस पर उसे बेसमेंट में उस आदमी की दर्द से तड़पती चीख गुजर रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसे इससे फर्क पड़ने वाला था। अभी उदय बेसमेंट से निकलकर झरने के पास आया और वहीं पेड़ से लगकर बैठ गया। उसने अपना एक पैर फैलाया और दूसरा यूं ही मुड़कर सर को पेड़ से लगा लिया। लिसा और डेनियल गुफा के अंदर चले गए थे। डेनियल की मौजूदगी को महसूस कर दोनों बाहर आए। उनके पीछे वो छोटा सा सफ़ेद टाइगर का बच्चा दौड़ता हुआ आया और उन दोनों से पहले ही अभ्युदय की तरफ भाग गया। अभ्युदय ने ड्रिंक की हुई थी, लेकिन फिर भी उसे कोई नशा नहीं चढ़ा था। वो सफ़ेद टाइगर उसकी गोद में चढ़ गया। अभ्युदय का ध्यान उस पर गया और उसने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसे हो जैक, तुम तो बहुत बड़े हो गए। छोटे जैक की आंखें चमकने लगीं और वह उसके सीने पर अपने पंजों से हरकत करने लगा। अभ्युदय मुस्कुरा दिया। लिसा और डेनियल भी उसके पास आकर बैठ गए। अभ्युदय बीच में था और तीनों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। अभ्युदय का फेवरेट टाइम पास था यूं झरने के सामने बैठकर आसमान में चमकते चांद को देख खामोशी को महसूस करना। एकाएक जैक के बालों में उंगलियां चलते हुए उसे अभय का ख्याल आया और चांद में उसे उसकी घड़ी आंखें दिखाई दे रही थी, जिसने अभ्युदय के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। वह मुस्कुराया और धीरे से कहा, कुछ अहमियत नहीं रखता कि वह पहले क्या थी और अब क्या है। आज की सच्चाई केवल इतनी है कि वो मेरी है। शी इज़ ओनली माइन एंड शी बिलोंग टू मी, दैट्स मैटर।